सौरभ, आप भूपेंद्र मान ने खुद को अलग कर लिया इस कमेटी से, क्योंकि इस कमेटी का भी किसान जो है वहां पर विरोध कर रहे थे। अब इसको लेकर वहां पे क्या प्रतिक्रिया है ये भी आप बताइए। और दूसरा, एक सरकार के बीच जो बातचीत होनी है अब अगले दौर की, उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है? क्या वो बातचीत होगी या फिर कमेटी अब बीच में आ गई है तो फिर उसको लेकर भी कुछ संशय है? देखिए अभी तो आज ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। भूपेंद्र सिंह मान का इस्तीफा अपना ले लेना, नाम ले लेना। हमारा बात करने के लिए राजेंद्र सिंह दीपवाल हैं, जो कि कीर्ति किसान यूनियन के हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी हैं, लगातार सरकार के साथ बातचीत में शामिल भी रहे हैं। पहले सर, आपका रिएक्शन क्या है? भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस लिया है, क्या आप लोग दबाव बना रहे थे? ये कैसे हुआ? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब उनका नाम दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्होंने अपनी हामी जरूर भरी होगी, उसके बाद ही उनका नाम दिया गया होगा। देखिए, भूपेंद्र सिंह मान एक समय पंजाब के बहुत बड़े किसान नेता थे, लेकिन जब उन्होंने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए अपनी पोजीशन का पर्सनल यूज़ इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसके बाद उनकी इमेज ख़त्म हो गई। तो आज जब ये न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने कमेटी से नाम वापस ले लिया, तो एक न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं कि पहले उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है। आज पहले उनको ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला उन्हें, और उसके बाद वो कमेटी से उन्होंने अपना नाम जो है वो वापस ले लिया है। ये भूपेंद्र सिंह मान वही लोग हैं। जब आज से 3-4 महीने पहले पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के सभी किसान संगठनों की बैठक बुलाई थी पंजाब भवन में चंडीगढ़, तो उसमें जब जी हमने उनके सामने ये प्रपोजल रखी थी, आपको असेंबली में इन लॉज के खिलाफ रेजोल्यूशन लाना चाहिए, रोकना चाहिए पंजाब में इनको लागू होने से। तो उस बैठक में भी भूपेंद्र सिंह मान थे। तब हमने कहा था कैप्टन अमरिंदर से कि आपसे बात तब शुरू होगी जब आप इन्हें बैठक से उठाएंगे। तो भूपेंद्र सिंह मान को हम तब भी बैठक में हमने नहीं बैठने दिया था। तो जिस आदमी को हम अपने साथ बैठक में नहीं बैठने देते और सुप्रीम कोर्ट कह रही कि आप इनके समक्ष पेश हो, ये तो अपने आप ने एक मजाक है। तो सिर्फ भूपेंद्र मान ने अपना नाम वापस लिया है, दूसरे भी नाम वापस ले लेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता? हम तो पहले इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। तो मतलब आप लेकिन फिर भी भूपेंद्र मान साहब ने फैसला लिया है और अपनी चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा है कि जो सेंटिमेंट्स हैं उनको देखते हुए पंजाब के किसानों के समर्थन में उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है। देखिए, मैंने भी अभी पढ़ा है, जो लास्ट लाइन है, उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के किसानों और पंजाब के साथ खड़ा हूँ। तो इट मीन्स, इसका मतलब ये भी है कि ये जो कमेटी है ये किसानों और पंजाब के खिलाफ खड़ेगी। अच्छा, तो अब से ये चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि आप लोगों ने इस तरीके से दबाव बना दिया कि उनको ये वापस देना पड़ा अपना नाम। अब सरकार के साथ कल आपकी बातचीत है नवे दौर की, जाएंगे बातचीत करने के लिए? बिल्कुल, बातचीत के लिए हम हमेशा तैयार हैं, बातचीत करने के लिए जाएंगे। और ये सरकार जो लगातार पहले प्रचार करती है कि ये गैर जिम्मेवार बात नहीं करना चाहते, बातचीत के लिए हम हमेशा तैयार हैं और आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर कल बैठक में सरकार आपसे ये बोल देती है कि देखिए भैया, तो सौरभ से संपर्क दोबारा साधने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन वो वहां पर बात कर रहे थे किसान नेता से एक, तो वो भी बता रहे थे कि भूपेंद्र सिंह मान को लेकर किस तरीके से वहां पर विरोध चल रहा था। लेकिन इस वक्त का बड़ा डेवलपमेंट यह है कि भूपेंद्र सिंह मान ने इस कमेटी से अपने आप को अलग कर लिया है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। सौरभ से एक बार फिर से संपर्क जुड़ गया है, वापस चलते हैं सौरभ के पास। जी सौरभ, बताइए। जी ताबिश, हम राजेंद्र जी से यही सवाल पूछ रहे थे कि वापस से बताना पड़ेगा सर, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास बोलती है सरकार कि आप कमेटी के पास जाइए, अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है कानून, और समिति के पास जाइए, कल बैठक में आपसे ये कह दिया जाता है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? नहीं, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि हम कमेटी के समक्ष नहीं पेश होंगे। अगर सरकार भी बात नहीं करना चाहेगी तो उसकी इच्छा, उसकी मर्जी, हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन के द्वारा ही इस लड़ाई को जीतेंगे। राजेंद्र जी, चूंकि आप एक बड़ी संगठन के प्रतिनिधित्व करते हैं, सरकार से बातचीत में भी जाते रहे हैं, ये बताइए कि भूपेंद्र सिंह मान का इस्तीफा दे देना कमेटी से, इसके किसान आंदोलन को में क्या मायने होंगे? किस तरीके से देखते हैं इस बात को लेकर के? एक आपका रहना बता दीजिए, भूपेंद्र सिंह मान को आप लोग पसंद नहीं करते तमाम उनकी नीतियों और उन्होंने अपना जिस प्रकार से इस्तेमाल किया है, लेकिन आपको लगता है कि एक छोटी सी जीत है आपकी जिस तरीके से आपने समिति को खारिज किया? मान सकते हैं डिस्क्रेडिट होगी कमेटी। अब उस कमेटी का वजूद ही खतरे में है। भूपेंद्र मान ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब सरकार किसके सामने पेश होने को कहेगी? सरकार को चाहिए कि अब भी वो समझ ले कि इन लॉज को निरस्त करना पड़ेगा। इस तरह की बातें कि इस तरफ चले जाओ, उस तरफ चले जाओ, हम तो ये भी कहें कि सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिकली एक्ट कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, मैं ऑनलाइन ये कहना चाहता हूँ। लेकिन ये बताइए कि अब जो बाकी 3 सदस्य हैं,
अब क्या उन पर भी आप लोग दबाव बनाएंगे? इस तरीके से भूपेंद्र मान पर आप लोगों ने दबाव बना दिया, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने उन पर दबाव बनाया, तो बाकी 3 जो सदस्य उन पर भी दबाव बनाएंगे आप लोग कि आप कमेटी से नाम वापस ले लें? नहीं, हम तो उन पर दबाव इसलिए बनाएं कि हम अगर चाहते हो कि ये आदमी ने ये चाहिए कमेटी में, हम तो अगर कमेटी में कोई भी हो, अगर कोई भी हो, हम उस कमेटी के समक्ष नहीं पेश होंगे, हम उस कमेटी को रिजेक्ट कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के समक्ष नहीं पेश होंगे। ये लॉज पार्लियामेंट ने बनाए और पार्लियामेंट के जो नुमाइंदे हमसे बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में बना है, पार्लियामेंट ही में इसको निरस्त किया जाना चाहिए। राजेंद्र जी, अगर कल को ये कमेटी निरस्त होती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछता है कि आप बताइए किसको चाहते हैं कमेटी में सदस्य, आप अपने में से 2 लोग भेज दीजिए, तब आप लोग कमेटी के सामने जाएंगे? नहीं, अगर उन्होंने पूछना है कि आप कमेटी के लिए आदमी दे दिए, तो हम ये बोल देंगे कि कमेटी में अगर आप आदमी चाहते हो तो उसने जो बात कहनी है अभी बोल देते। मान लीजिए कमेटी में जाकर भी हमारा आदमी यही कहेगा ना, हमारी साथी यही कहेंगे लॉ निरस्त करो, तो हम पहले बोल देते कमेटी बनाने की क्या जरूरत है। हमारी बात सुन लीजिए। तो ये देखिए, आपने सुना ताबिश इनको राजेंद्र जी हैं, बड़े नेता हैं, सब सरकार के साथ बातचीत के लिए जाते हैं, मीटिंग्स में यही बैठते हैं। मुझे सौरभ इनसे एक सवाल पूछना था, जीत है क्योंकि ये गरम दल के जी अभिषेक जी आज जो आपके गरम दल साथ वाले हैं, हैं, गरम दल के नेता गरम दल वाले हैं। तो मेरा ये हाँ जी, मेरा इनसे एक सवाल है कि क्या दुनिया में कोई भी चीज जो है वो बातचीत से हल हो सकती है? एक ऐसी पोजीशन ही क्यों ली गई है कि जी जैसा कि इन लोगों ने भी बोला था, आपने भी सुना है कि कानूनों को हम इतना खोखला कर दें, सरकार खुद ही मान जाए कि जी हम खुद ही आपके कहने पर खोखला कर देते हैं, लेकिन हमारी साख भी बन जाए, क्योंकि पार्लियामेंट का एक सिस्टम है, उसकी साख भी बचानी है और आप सरकार को डिस्क्रेडिट भी नहीं होगी और आपका भी काम हो जाएगा। तो ये तो बीच का रास्ता ये भी चुन सकते हैं गरम दल के नेता। बिल्कुल, देखिए अभिषेक का सवाल है स्टूडियो से, क्योंकि आप गरम दल के नेता हैं और हम जानते हुए राजेंद्र जी कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, तो कानून आप लोग इस बात पर क्यों अड़े हुए कानून ही निरस्त कर दिए जाएं? संशोधन करने को तैयार है, आप कह रहे हैं कानून इतने खोखले कर दिए जाएं कि उनका मतलब ना रहे, तो ठीक है, बीच का रास्ता निकल जाएगा, संशोधन करवा लीजिए, और संशोधन कराने वो करा लीजिए कमेटी में जाकर के। अगर आप इस बात पे अड़े रहेंगे तो ना सरकार डिस्क्रेडिट होगी ना आप डिस्क्रेडिट होंगे, क्योंकि कोई ना कोई एक तबका तो आपको डिस्क्रेडिट कर रहा है ना। आप ये कह रहे हैं कि तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रहे। नहीं, देखिए, सरकार डिस्क्रेडिट होने से क्यों बचना चाहती है? सरकार तो लोगों की है ना, लोगों ने चुना है, लोगों की इच्छा है। अगर वो कहते हैं कि 90%, उनके लीडर कह रहे हैं कि आप 90% लॉ को अमेंडमेंट करा लिए, 10% का उन्होंने क्या करना है? वो 10% क्यों रखना चाहते हैं? उसका एक ही कारण है कि उन्होंने स्टेट्स के राइट्स में इंक्रोचमेंट किया है, वो आगे से रास्ता खुला रखना चाहते हैं। कृषि के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती, तो हम उनका ये रास्ता बंद करना चाहते हैं, इसलिए निरस्त कराना चाहते हैं। राजेंद्र जी, फिर आप बीच का रास्ता नहीं चाहते हैं? हाँ, बोल दीजिए। नहीं, कोई, मैं तो बोलता कि जो भी बीच का रास्ता बोलेगा यहाँ पर लोग उसको बीच में से काट देंगे। लोगों को ये मंजूर नहीं, ना किसी किसान संगठन को मंजूरी। ये गर्म दल या नरम दल। अभिषेक पूछ रहे हैं जी, अभिषेक बोले जी। मेरा ये सवाल है कि मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि उनको भी पता है, वो आपके साथ जो नेता हैं उनको पता है कि कृषि जो है समवर्ती सूची का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि केंद्र इसको लेकर कानून नहीं बना सकती है। तो जब कॉन्करेंट लिस्ट है, उसका संविधान में अपनी तरीके से एक महत्व है, उसकी इज्जत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल देखिए अभिषेक का बड़ा वाजिब सा सवाल है कि ये जो कानून बनाए गए हैं, आप लोग भले ही कुछ भी कहें, लेकिन कृषि है वो स्टेट सब्जेक्ट के अलावा कॉन्करेंट लिस्ट में भी है, समवर्ती सूची में भी है, और जो कानून बनाए गए हैं वो एक पूरे संवैधानिक तरीके से बनाए गए, तो उसका सम्मान तो करना चाहिए। नहीं, एग्रीकल्चर कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है। जो कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 33 है, उसमें कहा गया है कि कमर्स और ट्रेड के बारे में लॉ बना सकते हैं। एग्रीकल्चर, ट्रेड और कमर्स में नहीं आता है जी। और उसका जो क्लॉज ए है, उसमें बी है, उसमें लिखा गया फूड स्टफ्स एंड एडिबल ऑयल्स, इसके बारे में बता सकते हैं। हम फूड स्टफ पैदा नहीं करते हैं, हम ग्रेन पैदा करते हैं, और ग्रेन में आप देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को, उसकी जो डेफिनेशन है फूड स्टफ्स की, उसमें प्रोसेस्ड फूड आता है, उसमें ग्रेन नहीं आता। एडिबल ऑयल नहीं हम पैदा करते। अगर हम अभिषेक देख लीजिए, राजेंद्र जी ने, मैं जानता हूँ राजेंद्र जी को व्यक्तिगत तौर पे काफी दिन से कवर कर रहा हूँ इस आंदोलन को, राजेंद्र जी अपनी पूरा होमवर्क करके आए हैं। आप अच्छे सवाल पूछ लीजिए, बिल्कुल सारे लिस्ट उन्होंने 33वां नंबर, इसमें ये बात तरीके से बता दिया है। हाँ, मतलब
नहीं, वो पढ़े लिखे नेता है और कई बार अच्छा लगता है कि किसान नेताओं को लोग इतने दिलचस्पी के साथ सुन पाएं और वो बता भी पाएं कि क्लॉज वाइज। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात और है कि देखिए वो डिफाइन जो कर रहे हैं वो आप संविधान को डिफाइन कर रहे हैं, संविधान के जो सिस्टम है उसमें जो शब्द हैं उनको डिफाइन कर रहे हैं। फिर बात वहीं पहुंच जाएगी, फिर से हमें डिफाइन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार ना हमें है ना किसान संगठनों के नेताओं को है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास ही है।